मित्रों नमस्कार। मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुझे उस महान शख्सियत के विषय में बोलने के लिए जो आज मौका आप लोगों ने दिया है उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से कर्नल मेहर सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लगातार मुझे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। मित्रों, मैं चौधरी छोटू राम और चौधरी चरण सिंह से प्रभावित हूं और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए लिखने, विचार करने और पढ़ने की कोशिश करता हूं। मैं चौधरी छोटू राम जी के जीवन से इसलिए प्रभावित हूं कि वो उसी जगह से निकले हैं जहां से तमाम किसान के बच्चे निकलकर आगे बढ़ते हैं। जिन परिस्थितियों में सर छोटू राम ने पढ़ाई की, शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, वो यात्रा कोई छोटी यात्रा नहीं है। हम अगर उस यात्रा को देखें कि कितना कठिन रहा होगा उस समय उनका पढ़ाई करना, क्योंकि उस टाइम पे शूद्रों और पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे में जिस प्रकार से अंग्रेज मैकाले की शिक्षा नीति लेके आए, उसी शिक्षा नीति का फायदा उठाते हुए सर छोटू राम ने शिक्षा ग्रहण की और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने उसी आपदा को अवसर में तब्दील किया। कई लोगों के लिए ये आपदा थी और कई लोगों के लिए अवसर बना। तो इसलिए हमें आपदा में अवसर ढूंढ लेने चाहिए, जिस प्रकार से चौधरी छोटू राम ने ढूंढा था। उनकी बहुत लंबी यात्रा है। उनके विषय को, उनके जीवन के हर एक किस्से को यहाँ छोटे प्रोग्राम में समेटना मुझे लगता है संभव नहीं है, लेकिन उनके कई सारे ऐसे किस्से हैं जो आज भी हमें याद हैं, बड़े बुजुर्गों से सुने हैं, पढ़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा विस्तृत में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से उनके कई किस्से हैं कि वो अपने पिताजी के साथ लाला घासीराम के यहाँ कई बार जाते थे और जिस प्रकार से वो सवाल सीधे सीधे घासीराम से पूछने की हिम्मत करते थे या उनको कुछ कहने की हिम्मत करते थे, वो एक शिक्षा का ही असर था, क्योंकि उन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली थी। जिस प्रकार से उन्होंने इस यात्रा में उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में महारत हासिल की थी, वो जताता है कि उनको पढ़ने की कितनी लगन रही होगी और उन परिस्थितियों में वो कैसे पढ़ाई उन्होंने की होगी जब गांव से दूर पढ़ाई के लिए उनको कई जगह भटकना पड़ा होगा। उन्होंने एक प्रेरणा हम लोगों को दी है और आज भी जो उनका एक सबसे फेवरेट डायलॉग है कि हे किसान, तू अपने दुश्मन को पहचानना सीख ले और बोलना सीख ले। मुझे लगता है आज भी किसान उनके उस डायलॉग को सीख नहीं पाया है। आज भी कितने किसान हैं जो अपनी आवाज़ उठाते हैं और बेधड़क होकर बोलते हैं, और जो बोलते हैं सरकार उनके सामने झुकती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जब जब सरकार के सामने किसानों ने आवाज़ उठाई है, सरकार को झुकना पड़ा है। उसके तमाम उदाहरण आपके सामने हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा। मुझे मेरे दादाजी बताते थे छोटू राम जी का एक किस्सा, क्योंकि मैं शामली मुजफ्फरनगर से बिलोंग करता हूँ। तो चौधरी छोटू राम एक बार मुजफ्फरनगर आए थे। उनके नाम की वहाँ पे सर छोटू राम जाट कॉलेज के नाम से बहुत बड़ी संस्था है। हालांकि वो बात अलग है कि आज वो संस्था बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। मैंने उस पर एक लंबा चौड़ा लेख पिछली बार लिखा भी था। जब वो वहाँ पे आए थे तो वहाँ के कलेक्टर उस प्रोग्राम में शामिल थे और उन्होंने ये कहा था कि किसानों के बच्चों को अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख लें या ना भी पढ़ें तो अपनी खेती में खेती करें। इस पर छोटू राम जी ने नाराज़गी जताते हुए कहा था, नहीं, किसानों के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद भले ही वो खेती करें या नौकरी करें, वो अपनी आवाज़ को ऊंची रखें।
वो दहाड़ने का काम करें। सर छोटूराम चाहते थे कि किसान खाली मूक दर्शक ना बना रहे, खाली कर्जा ना रहता रहे, वो आवाज़ भी अपनी ऊंची उठाए और अपनी फसल को बेचने के लिए, अपने अधिकारों की मांग करने के लिए सरकार के सामने सीना चौड़ा करके हमेशा खड़ा रहे। उनकी ये इच्छा थी। आज हम जिस प्रकार से देखते हैं कि एक किसान, भले ही पढ़े लिखे ना हो, महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस प्रकार से किसानों की आवाज़ को ऊंचा किया, तो आप याद रखिए कि उसी गन्ने के खेत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर भी उतरता हुआ हमने देखा है। तो ये वही आवाज़ थी जो हमारे बड़े बुजुर्ग सिखा के गए हैं। तमाम योजनाएं, तमाम क्रियाएं छोटूराम जी ने दी है, जिनको आगे बढ़ाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया है। सब किताबों में है, सब ने पढ़ी है, मैं उनमें विस्तृत रूप से नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि वास्तव में अगर हम चौधरी छोटूराम जी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उन चीज़ों को क्रियान्वयन करना होगा जो उनका सपना था। उनका सपना एक ही था कि किसान को बोल्ड होना चाहिए और शिक्षित होना चाहिए। आज भी देश में एक आपदा चल रही है कि किसान के ऊपर बहुत बड़ी आपदा है, जिसको मैं एमएसपी के रूप में देख रहा हूँ। किसान एक ऐसी कौम है, किसान एक ऐसा वर्ग है जो अपने प्रोडक्ट का दाम तय नहीं करता। एक समोसे वाला, एक हलवाई भी अपनी मिठाई और समोसे का दाम तय करता है, ये उसका अधिकार है और उसमें अपना लाभ जोड़कर वो उसको बेचता है। लेकिन किसान अपनी किसी फसल का दाम तय नहीं करता, ये उसका दुर्भाग्य है। इसका एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगा। मैंने एक लेख एमएसपी पर लिखा था, जिसकी शुरुआत मैंने यूं की थी कि लुटियंस जोन की वातानुकूलित इमारत में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ महंगी कुकीज़ खाते हुए नौकरशाह किसान की किस्मत का फैसला करता है, जिसको खेती किसानी के विषय में कोई जानकारी नहीं होती है। ये किसान का दुर्भाग्य है। इस पर मुझे भारत सरकार की ओर से बुलाया गया था और फिर मुझे जो हमारा पत्र सूचना कार्यालय यानी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए पीआईबी का अधिकारी होता है, उन्होंने कहा कि आपसे जॉइंट सेक्रेटरी साहब मिलना चाहते हैं। तो मैं मिला, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने ये कैसे लिख दिया, क्यों लिख दिया। तो मैंने कहा कि आज तो मेरे पास समय नहीं है, अगर आप कल मुझे कुछ समय दे दें तो मैं इस पर विस्तृत बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप कल दोपहर बाद आइए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अगले दिन घर से कुछ पुड़ियाँ लेके गया, जिनमें बाजरा, दाल, चना, कुछ सफ़ेद चना था, कुछ मैंने एक दो अपने पड़ोस में पंसारी के यहाँ से कुछ चीज़ें ली और मैं 6-7 पुड़ियाँ बनाकर अगले दिन उस अधिकारी के पास गया और मैंने उनकी टेबल पर इन चीज़ों को रखा। जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि मैंने इसलिए लिखा है कि ये किसानों का दुर्भाग्य है कि किसानों की फसलों का दाम और किसानों की किसी भी किस्मत का फैसला करने के लिए यहाँ कृषि भवन में नौकरशाह करते हैं, जो कभी खेत में घुसे भी नहीं है। ये किसान का दुर्भाग्य है, इसलिए मैंने लिखा है और मैं खुद किसान पुत्र हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये, मैं कुछ जीन्स यानी कि फसलें उपज लेके आया हूँ, अगर आपने इसमें से कुछ पहचान लिया तो मैं मानूंगा वास्तव में आपको जानकारी है। और मित्रों, मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि उन 6-7 पुड़िया में से वो सिर्फ 2 या 3 पहचान पाए थे, जैसे राजमा हुआ, चना हुआ या गेहूँ हुआ। इसके अलावा उसमें कुछ धान था, कुछ बाजरा, साबुत उड़द था, वो पहचान ही नहीं पाए ये क्या चीज़ें हैं। फिर मैंने कहा जब आप इन विषयों के बारे में जानते ही नहीं हैं तो आप कैसे किसान की किस्मत का फैसला कर सकते हैं। तो मित्रों,
ये किसानों का दुर्भाग्य है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के युवाओं को जो आपदा किसान के ऊपर है, इस आपदा को अवसर में तब्दील करने की आवश्यकता है। जहाँ हम इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें खेती में करना होगा। उस खेती को करने के लिए हमें तमाम जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो फसलें उगाने की हम विदेशी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, उसको प्रयोग करते हुए युवाओं को आगे बढ़ना होगा और युवाओं को उसको प्रयोग करना होगा। तभी किसान इस जंजाल से बाहर निकल सकता है। नहीं तो ऐसी योजनाएं बन रही हैं कि किसान एक दिन हाथ मलते रह जाएगा और उसके हाथ से सब कुछ छिन जाएगा। अगर उसको बचाना है, किसान को मजबूत करना है, तो पहले शिक्षित होना होगा और फिर अपनी आवाज़ को ऊंची करना होगा। सही मायनों में ये सच्ची श्रद्धांजलि चौधरी छोटू राम जी को होगी। मुझे आपने बोलने का वक्त दिया, यहाँ पे आमंत्रित किया। मैं अपने स्वास्थ्य की वजह से वहाँ नहीं पहुँच पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और सबको अंत में नमस्कार करता हूँ।